अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग जनरल साइंस 201 का लेक्चर नंबर 23 कर रहे हैं। 22 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ उसमें समझ आ गई होगी। जो चीज़ें समझ नहीं आती वो मुझसे पूछ लिया करें। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। लेक्चर नंबर 23 है टाइप्स ऑफ ग्राफ। इस लेक्चर में बेसिकली हम लोग पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे होंगे, यानी कि जो आपके एमसीक्यूज में इंपॉर्टेंट चीज़ है, शॉर्ट क्वेश्चन, इवन लॉन्ग क्वेश्चन जो बन रहे हैं, या इस तरह मैं कह सकती हूँ कि आपके पेपर के तीनों फॉर्मेट पर ये वीडियो बनी है। यानी कि आप लोग अगर सिंपल इसी वीडियो को देख के पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपके A+ आएंगे। तो चलिए जी अपनी वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी ना हमारे पास वो था कि मैथमेटिक इज़ द लैंग्वेज ऑफ साइंस। याद रखें, मैथमेटिक जो है वो साइंस ही की लैंग्वेज है। बहुत सारे मैथमेटिकल टूल्स ऐसे होते हैं जो कि आप यूँ समझ लें कि वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कम्युनिकेशन टूल के तौर पर काम करते हैं, या हम यूँ कह सकते हैं कि मैथमेटिकल टूल्स आर पावरफुल कम्युनिकेशन टूल्स। अब जब हम इन टूल्स की बात कर रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि जो ग्राफिंग है ना वो भी एक ऐसा कम्युनिकेशन टूल है एज वेल एज मैथमेटिकल टूल है जो काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारी मुख्तलिफ रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, हमारी क्लासेस के अंदर। In this information age, the data collection is the most important component in every field. कहा यहाँ पे ये गया कि आजकल के दौर के अंदर जो डेटा कलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंपोनेंट समझा जा सकता है। मतलब यूँ समझ लें कि हमारी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा इन्हिसार डेटा कलेक्शन पर चल रहा होता है। अब ये डिफरेंट टाइप का डेटा हो सकता है, बट हम ग्राफ के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो हम ग्राफ ही के अकॉर्डिंग बात करेंगे, यानी कि उसके आसपास ही घूमेंगे। सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन आता है जी, डिफाइन करें आप टाइप्स ऑफ ग्राफ या हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ग्राफ। तो सबसे पहले जो आपके पास ग्राफ आएगा दैट इज पिक्टोग्राफ। सेकंड वन है बार ग्राफ। थर्ड वन था जी हमारे पास सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट। याद रखें, सर्कल ग्राफ को पाई चार्ट भी कहा जाता है। इसके बाद हमारे पास फोर्थ वन आता है लाइन ग्राफ। अब इन सारे ग्राफ्स को हम वन बाय वन देखते जाएंगे। अगर 3 मार्क्स का आपके पास क्वेश्चन आता है कि बताएं जी कितनी टाइप्स हैं ग्राफ की, तो आपको याद रखना होगा कि इसकी 4 टाइप्स हैं। नेम अगर पूछा जाता है, टाइम अगर आपके पास है तो आप नेम लिखें, अदरवाइज आप 4 टाइप्स लिखते हैं कि जी इसकी 4 टाइप्स हैं, तो भी आपके मार्क्स फुल आ जाएंगे। लॉन्ग में अगर आता है जी डिस्कस करें जी, पहले बताएं कि कितनी टाइप्स हैं ग्राफ की, और फिर इसके बाद आप कोई भी 2 टाइप डिस्कस कर सकते हैं, तो आप उसमें ये लिख सकेंगे। इसकी डेफिनेशन हम देख लेंगे उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। पिक्टोग्राफ। अब पिक्टोग्राफ क्या है? इसके अंदर आइकन को यूज़ किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी डेटा की क्वांटिटी को, या यूँ समझ लें कि हम इससे डिफरेंट आइकॉन को यूज़ करते हैं डेटा वैल्यू देखने के लिए। उसकी क्वांटिटी को हम सेट करते हैं मुख्तलिफ चीज़ें रख कर। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं कहती हूँ कि आपने एक ग्राफ बनाना है जिसमें आपने बताना है कि कार व्हीकल में क्या क्या चीज़ें हैं, तो आप जब व्हीकल में आएंगे तो आपके पास एक कार की एक डायग्राम होगी। आप उस डायग्राम को उठा के, या यूँ समझ एक पिक होगी आपके पास कार की, आप उसे उठा के उस ग्राफ के अंदर रख सकते हैं। तो वो एक ये जो काम आप यूज़ कर रहे होते हैं ना पिक्चर के थ्रू, तो उसे हम कहते हैं पिक्टोग्राफ। ये आसानी से पढ़ा जा सकता है, आसानी से समझा जा सकता है, यानी कि बहुत आसान ग्राफ की एक किस्म है। प्रॉपर वर्डिंग इसकी देख लेते हैं। अ पिक्टोग्राफ यूजेस एन आइकॉन टू रिप्रेजेंट अ क्वांटिटी ऑफ डेटा वैल्यूज इन ऑर्डर टू डिक्रीज द साइज ऑफ ग्राफ। याद रखें, हम आइकन को यूज इसलिए भी करते हैं कि इससे हम डिक्रीज कर सकते हैं ग्राफ का साइज। A key must be used to explain the icon. एक की हम रख लेते हैं जो कि बताती है उस आइकन का मतलब क्या है। अब इससे क्या होता है? इससे ये होता यूं है कि जो आपके पास एक लार्ज डेटा सेट होता है ना, आप उसे आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से विजुलाइज करवा सकते हैं। यानी कि आप उसके इन आइकन की मदद से आप उसे बहुत आसान कर देते हैं उस डेटा सेट को समझने का तरीका। इसके बाद हमारे पास आता है बार ग्राफ। अब बार ग्राफ क्या है?
A bar graph display discrete data in column can easily compare two or three data set uses only discrete data. अब बार ग्राफ में कहा ये क्या कि बार ग्राफ जो है वो डिस्क्रीट डेटा को कॉलम के अंदर हमें डिस्प्ले कराता है। अब ये जब कॉलम के अंदर डिस्प्ले करा रहा होता है ना तो इससे हमें फ़ायदा क्या आया। अब जब हम पिक्चर की बात करें यानी पिक्टोग्राफ की बात करते हैं तो हम आसानी से विजुलाइज कर सकते हैं, लार्ज डेटा को सेट कर सकते हैं, इजीली हम बता सकते हैं आइकन यूज़ करते हुए, मिनिमाइज कर सकते हैं लार्ज डेटा को। जब हम बार ग्राफ की बात करते हैं तो हमें पता ये चलता है कि ये कॉलम के अंदर काम कर रहा होता है। अब जब कॉलम बन गए तो इन कॉलम की वजह से हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं दो या ज़्यादा डेटा को। टू और थ्री आपके पास प्रॉपर एक वर्डिंग में दे दिया गया, टू और थ्री डेटा सेट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं आसानी से। बट यहाँ पे याद रखिएगा ओनली डिस्क्रीट डेटा ही यूज़ किया जाता है बार ग्राफ के अंदर। इसके बाद ही हमारे पास थर्ड ग्राफ आता है सर्कल ग्राफ यानी कि पाई चार्ट। अब पाई चार्ट जो है इसमें क्या होता है, a pie chart display data as a percentage of fraction of whole, visually appealing, hard to compare two data set। अब सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट के अंदर हम देखते क्या है, हमें पता चलता है कि जो डेटा है ना उसे परसेंटेज के हिसाब से ग्राफ के अंदर रखा जाता है। ये जो ग्राफ होता है ये थोड़ा ये अपील तो करता है बट ये थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि इसमें हम अज्यूम करते हैं मैक्सिमम वैल्यूज़ को। हम देख रहे होते हैं दो सेट्स को, अगर डेटा सेट्स को हम कंपेयर करें तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है बाय यूजिंग पाई चार्ट और सर्कल ग्राफ। बट अगर हम बार ग्राफ की बात करते हैं तो बार ग्राफ के अंदर हम आसानी से कर सकते हैं कंपेयर। तो यार यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन और अरोज हो गया कि डिफरेंशिएट बिटवीन बार ग्राफ और सर्कल ग्राफ। तो आप उसमें ये एक मेन पॉइंट लिख सकते हो कि आप कंपेयर कर सकते हो डेटा सेट्स को, डिस्क्रीट वैल्यूज़ को बार ग्राफ के अंदर। बट जब सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट की हम बात करते हैं तो इसमें हम डेटा को परसेंटेज के अंदर लेके आते हैं। यूँ समझ लें कि होल वैल्यू को हम एक परसेंटेज फ्रेम के अंदर ले आते हैं। इसमें काफ़ी प्रॉब्लम होती है डेटा को मतलब कंपेयर करने में। फोर्थ वन है लाइन ग्राफ। अब लाइन ग्राफ क्या है? A line graph is used to record continuous data values with time usually on the horizontal axis, shows ranges, maximum or minimum gap and clusters suitable for small data set, not so appealing visually। अब लाइन ग्राफ जो होता है ना ये बेसिकली ये रिकॉर्ड करता है आपके कंटिन्यूस डेटा वैल्यू को। अब ये वो डेटा वैल्यू हैं जो कि चेंज हो रही होती हैं विद टाइम, यानी कि आप यूँ समझ लें कि लाइन ग्राफ के अंदर हम रिकॉर्ड करते हैं कॉन्टिन्यूस डेटा वैल्यू को जो कि चेंज हो रही होती हैं विद टाइम। अब ये जो डेटा वैल्यू हमारे पास आ रही है ना जो कि जिन्हें हम कह रहे हैं कि कॉन्टिन्यूस डेटा वैल्यू हैं, ये हॉरिजेंटल एक्सिस पर लाइन ग्राफ रिकॉर्ड कर रहा होता है। अब इसमें वो क्या बताता है, इसमें वो रेंज बताएगा आपको, मैक्सिमम वैल्यू बता रहा होगा, मिनिमम वैल्यू बता रहा होगा इस ग्राफ के अंदर, गैप्स बताए जा रहे होंगे, क्लस्टर्स बताए जा रहे होंगे। अब ये जो लाइन ग्राफ है ना ये है जी सूटेबल फॉर स्मॉल डेटा सेट। ये इतना ज़्यादा विजुअली अपीलिंग नहीं होता। हम इसकी डायग्राम भी देखते जाएंगे, मज़ीद आपको समझाने के लिए बहुत आसान हो जाता है। अब जैसे कि पिक्टोग्राफ आया, हम लोगों ने एक ग्राफ बनाया, उसमें 10 वैल्यूज़ हमने एज्यूम कर दी, दे दी। सबसे पहले हमने बात की जी कार व्हीकल की, फिर हमने एक सेट दिया, उस सेट के अंदर हम लोगों ने जी कहा कि आप लोगों ने एक ग्राफ बनाना है जिसमें आपने शो करना है कि कार्स के कितनी हैं, बसेस कितनी है, साइकिल्स कितनी हैं, मोटर बाइक्स कितनी हैं और या इंसान कितने चल रहे हैं। तो आप एक ग्राफ बनाओगे, वैल्यू दोगे आप 10 वैल्यूज़ आपने बना दी ग्राफ के अंदर। अब आप उस जितना आपको प्रोवाइड किया गया था ना मटेरियल, उसी में से आप निकालोगे। ओके जी, आपको फॉर एग्जांपल कहा गया कि 3 कार हैं, तो आप 1 2 3 पे 3 कार ड्रॉ कर दोगे। आसान कर दिया आपने। बसेस आपसे पूछा गया तो आपने अगर 2 बसेस हैं तो आप 2 बसेस ड्रॉ करोगे, अदरवाइज अगर 1 है तो 1 कर दोगे, 4 है 4 कर दोगे। इस तरह आपके पास जितनी बसेस होंगी आप वो ऐड करते जाओगे। बाइक्स आपके पास जितने होंगे, जितनी रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चन की, आप वो चीज़ें ऐड करते जाओगे। अब यहाँ पे हमें बताया गया था कि 3 कार्स हैं, 1 बस है एंड 5 हमारे पास बाइक्स हैं, साइकिल्स हैं
और इसके बाद जी 10 के 10 हमारे पास पैसेंजर्स हैं जो चल रहे हैं, वॉकिंग पैसेंजर्स हैं। तो ये सारा ये हमारे पास पिक्टोग्राफ आ गया। ये इस तरह बनाया जाता है पिक्टोग्राफ। ये आसान होता है, देखने में समझ आ जाता है भी। ओके, काफ़ी इजी सा था, हम लोगों ने देखा और हमें फ़ौरन से पता चल गया। अगेन हमारे पास ये पिक्टोग्राफ की एक और एग्जांपल दी गई। कहा ये क्या कि आपने डिफरेंशिएट करना है कि फुटबॉल कितने हैं, हॉकी कितने हैं, क्रिकेट कितनी है, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, ये सब कितने हैं। इसके बाद जी आपको कहा आप लोगों ने, क्योंकि हमने जब पढ़ा था ना पिक्टोग्राफ में, आपने की को हाईलाइट करना होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि फुटबॉल कितने थे। ये हमारे पास 5 फुटबॉल थे, 3 हमारे पास हॉकीज थी। क्रिकेट हम लोगों ने जब बात की तो ये हम लोगों ने ऐड कर दिया जी, इसमें हम लोगों ने उसकी जितनी भी वैल्यूज थी 6 हमने क्रिकेट के बता दी, बॉल्स बना दी। बैडमिंटन हमने बता दिए जी 2 हैं। वॉलीबॉल हमारे पास जी 4 थे। अब जब की था वो था जी 10 स्टूडेंट। अब ये जो हम लोगों ने यहाँ पे आके बनाया ना ग्राफ, ये काफ़ी शॉर्ट, मतलब यूँ समझ लें कि ग्रेड 1 और 2 के लोगों के लिए था। अब ये जो हमारे पास नंबरिंग थी ना, ये हमारे पास की थी, यानी कि इतनी चीज़ें हमारे पास टोटल थी, इनके अकॉर्डिंग हमने बात करनी थी। बाकी हमने ड्रा कर दिया, आसान कर दिया। इसी को थोड़ा सा हम हायर लेवल पे गए, यानी कि मिच्योर लेवल की तरफ बढ़े, यानी क्लास 2 क्लास 3 ग्रेड की तरफ जब हम जा रहे होते हैं ना, तो हाई ग्रेड के अंदर हम देखते हैं थोड़ा सा डिफरेंट कर दिया जाता है। बताए अब ग्राफ की शेप चेंज कर दी गई। फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, वॉलीबॉल की तरह हम लोगों ने लिख लिया इनके नेम्स, और साथ हमने की दे दी कि 10 स्टूडेंट्स हैं आपके पास होल। तो अब इन 10 स्टूडेंट्स पे आपने किस तरह ग्राफ बनाना है। तो ये एक और हमारे पास आसान तरीका आ गया ग्राफ बनाने का। अब जो पिक्टोग्राफ होता है ना, ये काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। मतलब यूँ समझ लें विजुअली काफ़ी अट्रैक्टिव होता है, आसानी से हम इसे इंटरप्रेट कर सकते हैं, आसानी से समझा सकते हैं, देखने में भी अच्छा लग रहा होता है। तो ये हमारे पास पिक्टोग्राफ हो गया। अब हम अगले ग्राफ की तरफ बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि बार ग्राफ के हमारे पास क्या एग्जाम्पल आई। क्वेश्चन आपको दिया गया कि आपने ग्राफ बनाना है जिसमें आपने बताने हैं बच्चों के फेवरेट एनिमल्स के। बार ग्राफ बनाया, हम लोगों ने 8 स्टूडेंट्स लिए थे, तो हम लोगों ने 0 से 8 तक उसे, या यूँ समझ लें कि 9 स्टूडेंट्स थे तो आपने 0 से 8 तक उन्हें मेंशन किया, लाइंस बनाई, क्योंकि हम कॉलम में बात कर रहे थे बार ग्राफ के अंदर। तो अब जब हम देखते हैं स्टूडेंट्स से सर्वे किया गया, कितने बच्चों ने आपको बताया कि जी बकरी या गोट हमें पसंद है, डॉग होगी, कैट होगी, फिश होगी। ये 4 हमारे पास ज़्यादा कॉमन चीज़ें हैं, हम लोगों ने लिख ली। अब हमने चार्ट को ड्रा करना शुरू किया। अब जब गोट के देखते हैं तो कितने हमारे पास आए जी। डॉग के अंदर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास आते हैं 3 स्टूडेंट्स थे जिन्हें डॉग पसंद था, सॉरी 2 थे जिन्हें डॉग पसंद था। फिश हमारे पास थी जी, ये हम बार ग्राफ साथ साथ चेक करते जाएंगे। 3 स्टूडेंट्स ऐसे थे, या 3% ऐसी थी कि उन्हें फिश पसंद था। बार ग्राफ के अंदर हम परसेंटेज के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। जब हम गोट को देखते हैं तो हमारे पास आता है जी 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने गोट्स पे ओके कहा। कैट के हमारे पास आ गया जी 6% स्टूडेंट ऐसे थे। तो ये हमारे पास एक बार ग्राफ बना। इजी होता है काफ़ी। फेवरेट कलर की अगर हम अकॉर्डिंग बात करते हैं, आपको प्रोवाइड किया गया था कि आपने 25 स्टूडेंट्स हैं, उनके बताने हैं परसेंटेज, कितनों को कौन कौन सा कलर पसंद है। तो रेड था, ये हमारे पास 20 से अबव और 25 से कम हमारे पास आ रहा था। ब्लू था, ग्रीन, ब्लैक, पिंक। तो ये सारा हमारे पास, ये जो हमारे पास ग्राफ बना, दैट इज कॉल्ड बार ग्राफ। अब देखते हैं जी सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट, जो कि आप लोग का चल रहा होता है एलएमएस पे। आप लोग जब वो कर रहे होते हो असाइनमेंट्स और जीडीपीज, और वो आपको बताया जा रहा होता है ना कि आप लोगों ने कितना किया। तो अगर आप लोगों ने कभी देखा हो तो आपके पास भी सर्कल ग्राफ आया होता है, यानी पाई चार्ट आ रहा होता है कि आपने कितना अटेम्प्ट किया और कितना नहीं। ये कुछ इस तरह बनता है, कलरिंग दी जाती है, पोर्शंस बनाए जाते हैं। अब हम लाइन ग्राफ की तरफ आते हैं। लाइन ग्राफ में हमारे पास कुछ क्वेश्चंस थे तो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, तो आप लोग याद रखिएगा। ये हमारे पास एक ग्राफ बना हुआ आपके पास आ जाता है। मैंने 2000 आई थिंक 17 का आपको पेपर था ना, उसमें ये बना हुआ था और आपसे क्वेश्चन
सेम एज इट इज़ यही किया गया था और आपने सिंपल आंसर देना था। ये 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बना हुआ था। व्हाट वाज द टेम्परेचर एट 9 AM? तो आप लोगों को जब पूछा जाता है कि जी 9 AM के अंदर आपका टेम्परेचर क्या था, तो आप लिखेंगे 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपके पास, आपको ग्राफ पढ़ना भी आना चाहिए। 15 डिग्री सेंटीग्रेड था आपके पास 9 AM के अंदर। ये PM है, हम AM की बात कर रहे हैं। देखें 9 AM पे हम जब देख रहे हैं तो हमारा ग्राफ इतना रेस हुआ, तो ये हमारे पास 15 पे आ गया था, 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन आपके पास था कि व्हेन डिड द टेम्परेचर फर्स्ट रीच 19 डिग्री सेंटीग्रेड। अब आपसे पूछा गया कि बताएं जी कि वो कौन सा लम्हा था जब टेम्परेचर आपका राइज हुआ 19 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो उसे जब हम लोगों ने चेक किया तो हमें पता चला कि ये तो रात के 12 बजे था, यानी 12 नून को था। By how much did the temperature rise between 6 AM and 3 PM? तो 13 डिग्री सेंटीग्रेड जी हमारे पास आता है इसका आंसर। एस्टिमेट द टेम्परेचर एट 7 PM, तो आपने 7 PM पे कितना करना है, 12 डिग्री सेंटीग्रेड। बस आपको ग्राफ पढ़ना आना चाहिए, काफ़ी आसान होता है, पेपर आपका बिल्कुल मुश्किल नहीं बना होता। सिर्फ वो देखते हैं कि आपको आइडिया आपका कितना क्लियर है। अगला हमारे पास आ जाता है जी डेवलपिंग अ टूल किट, या यूँ समझ लें कि इंट्रोडक्शन टू ग्राफिंग लर्निंग अबाउट कोऑर्डिनेट्स। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन के बारे में। ग्राफ के अंदर हम किस तरह कोऑर्डिनेशन कर सकते हैं। बहुत ज़रूरी होता है कि स्टूडेंट्स को बताएं कि बेसिक ऑफ कोऑर्डिनेट ग्राफिंग है क्या। रिप्रेजेंटिंग पॉइंट ऑन अ ग्रिड बाय ऑर्डर्ड पेयर कोऑर्डिनेट and plotting point if their coordinates are given, hence commence to develop a crucial representation communication skill। ये हमें एक ओवरव्यू दिया गया था, इसमें कहा यह गया था कि आप स्टूडेंट्स को बताएं कि कोऑर्डिनेशन की इंपॉर्टेंस क्या है विद रिस्पेक्ट टू ग्राफ के अंदर अगर आपके पास कोऑर्डिनेशन आती है तो आप क्या क्या कर सकते हो। लर्निंग ऑब्जेक्टिव इसमें हमारे पास आ जाते थे कि स्टूडेंट को समझना चाहिए कि that a point on the grid can be represented by a pair of numbers, the first one representing the intercept of the point with the horizontal axis and second one represent the intercept of the point with the vertical axis। अगर आपको कहा यह जाता है ना कि आप कोऑर्डिनेट करेंगे ग्राफ के अंदर, तो ग्रिड पॉइंट आपके पास क्या बनेगा। जो आपके पास दो पेयर्स आएंगे ना, तो फर्स्ट पेयर जो होगा ना वो रिप्रेजेंट करेगा ना, या यूँ कर लें कि वो इंटरसेप्ट करेगा पॉइंट को हॉरिजेंटल एक्सिस पर, याद रखिएगा वो हॉरिजेंटल एक्सिस पे करेगा, और जो सेकंड वन होगा ना वो हमेशा इंटरसेप्ट करेगा वर्टिकल एक्सिस पर। इनको ऑर्डर्ड पेयर कहा जाता है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव के अंदर अगर हम देखते हैं तो ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, इसे हम स्किप कर देते हैं। मटेरियल के अंदर अगर हम बात करते हैं तो फॉर ईच स्टूडेंट अ सेट ऑफ, मतलब टीचर का था, इसमें आपके पेपर में कुछ नहीं आता, ये आप लोग कर रहे होते हो जो चीज़ें क्लास में प्रैक्टिकल के अकॉर्डिंग बात की जा रही होती हैं। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो शेयर भी कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। प्रिपरेशन इसमें इतना कुछ भी नहीं था। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे पास आता है जी, हॉरिजेंटल लाइन क्या है। क्वेश्चन आता है जी डिफाइन हॉरिजेंटल लाइन। तो जो लाइन टॉप से डाउन तक आती है ना उसे हम वर्टिकल लाइन कहते हैं। या यूँ समझ लें कि आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन या डिफ्रेंशिएट बिटवीन वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल लाइन। तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे, आप कहोगे जो लाइन टॉप से डाउन की तरफ या बॉटम की तरफ आ रही होती है ना उसे हम वर्टिकल कहते हैं, और जो लाइंस लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही होती हैं उन्हें हॉरिजेंटल कहा जाता है। बहुत सिंपल, टॉप से बॉटम वर्टिकल, लेफ्ट से राइट हॉरिजेंटल। अगर आपसे क्वेश्चन आता है जी ग्रेड क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन इसी तरह के आपके बन रहे होते हैं। प्रॉपर वर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो हम कहेंगे कि लाइन कमिंग फ्रॉम टॉप टू डाउन इज वर्टिकल एंड गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इज कॉल्ड हॉरिजेंटल। ग्रेड क्या है, when there are a lot of equal blocks of vertical horizontal line it is called grade। यानी कि एक ग्राफ के अंदर बहुत ज़्यादा जब आपके पास हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं, वर्टिकल लाइंस होती हैं, यानी कि वो लाइंस मिल के आपस में एक ब्लॉक बना रही होती हैं ना, उन ब्लॉक्स को हम लोग कहते हैं ग्रेड। अब देखिए जी, ऊपर से नीचे जब हमारे पास आ रहा है तो ये हमारे पास, मेरी लाइन तो काफ़ी टेढ़ी हो गई पर चले समझाने के लिए था। ओके,
मैं एक दफ़ा ट्राई और कर लेती हूँ। जो लाइंस और ये तो चलिए जी छोड़ें इसे। ऊपर से जो नीचे की तरफ लाइन जा रही होती है दैट इज कॉल्ड वर्टिकल। ये यहाँ से जो लाइन गई डाउन की तरफ उसे वर्टिकल कहा जाता है। लेफ्ट से राइट की तरफ जा रही है दैट इज कॉल्ड हॉरिजेंटल लाइंस। और जहाँ पे ये ब्लॉक्स एक दूसरे के साथ कम्बिनेशन दे रहे हैं यानी ब्लॉक मिल रहे हैं कि लाइंस एक दूसरे के साथ जुड़ रही हैं, उन सारे पॉइंट्स को ग्रेड कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अभी जब हमने बात की कि वर्टिकल लाइंस कौन सी हैं, हॉरिजेंटल लाइन क्या हैं, तो अब जब हम इस ग्राफ में देखते हैं तो हमारे पास एक नई चीज सामने आती है, एक्सिस। क्वेश्चन आता है जी डिफाइन एक्सिस। तो याद रखिएगा एक्सिस के अंदर वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं। या ऑन द अदर है मतलब इसी चीज को अगर हम एक और तरीके से बात करें हम कहेंगे कि वर्टिकल और हॉरिजेंटल लाइंस को एक्सिस भी कहा जाता है। यानी कि इन दोनों को मिलाकर हम एक्सिस बनाते हैं। जब ये दोनों मिलती हैं तो इन्हें एक्सिस कहते हैं। और ये जो एक्सिस होता है इसे हम कोऑर्डिनेट एक्सिस भी कहते हैं। यानी कि एक्सिस के अंदर हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइंस होती हैं और एक्सिस का एक और हमारे पास नाम आता है कोऑर्डिनेट एक्सिस। नंबरिंग ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल एक्सिस, इसमें हम लोग इतना कुछ भी नहीं था। अभी हम ये देख लेते हैं पेयर ऑफ नंबर दैट वी शो ऑन आवर एक्सिस इज कॉल्ड ऑर्डर्ड पेयर। क्वेश्चन आता है कि ऑर्डर्ड पेयर क्या है। वो नंबर जो हम एक्सिस पे शेयर कर रहे होते शो कर रहे होते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। क्यों? क्योंकि ये एक ऑर्डर के तहत काम कर रहे होते हैं। द नंबर ऑन हॉरिजेंटल एक्सिस ऑलवेज कम फर्स्ट। अब कहा ये क्या कि जो नंबर हमें शो कराए जाते हैं एक्सिस पर उन्हें हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ये जो हमारे पास नंबर शो हो रहे होते हैं। अब फिर हमें कहा गया कि जो हॉरिजेंटल एक्सिस पर नंबर्स होते हैं ना वो पहले लिखे जाते हैं और जो वर्टिकल एक्सिस पर नंबर होते हैं उन्हें बाद में लिखा जाता है। यानी कि अगर आपके पास आपने एक ग्राफ बनाया ना उस पर आपने एक्सिस पे नंबर शो किया ना तो सबसे पहले लिखने का तरीका क्या है। जो हॉरिजेंटल एक्सिस पर हमारे पास नंबर है ना वो हमारे पास आएगा पहले, यानी हम पहले 3 लिखेंगे। और जो वर्टिकल पर हमारे पास है ना वो आएगा बाद में, यानी कि 7 पे अगर हमारी लाइन बनी है तो हम 3 7 लिखेंगे। अब जो ऑर्डर पे है उसे हम एक और नाम भी देते हैं दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। कोऑर्डिनेट पेयर्स का मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट पॉइंट का या कोऑर्डिनेट ऑन पॉइंट या कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, कोऑर्डिनेट पेयर, ये सारी चीज़ें एक ही होती हैं। इनका मतलब होता है कि पुटिंग द पॉइंट ऑन ग्रिड। पुटिंग द पॉइंट ऑन ग्रिड। ये देखिए जी ये पॉइंट्स जो हमारे पास ग्राफ में बने होते हैं ना ये इस तरह के, इन्हें हम कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको हॉरिजेंटल, वर्टिकल, एक्सिस, कोऑर्डिनेट और इन सारों का मतलब समझ आ गया होगा। जो चीज़ समझ नहीं आती काइंडली मुझसे पता कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये आपकी वीडियोस आपके पेपर पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।